ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने को जान से मारने की गीदड़ भभकी देने वाले बेंजामिन नेतन्याहू बुरा फंस चुके हैं। एक और जहां ईरान के ताबड़तोड़ हमले से पूरे इजराइल में भय और दहशत का माहौल है, इजरायली नागरिक खुद को बचाने के लिए रहम ईरान रहम की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर बंकर में छिपे नेतन्याहू अपने आका डोनाल्ड ट्रंप से खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो पुतिन है और शी जिनपिंग ईरान के जो पक्ष में उतरे हैं, उसके बाद से ट्रंप की भी सिट्टी पुट्टी गुम है। बेंजामिन नेतन्याहू के बार बार गुहार के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जिससे ट्रंप के सुपर पावर वाला ढोल फट गया है। ट्रंप क्यों नहीं बेंजामिन नेतन्याहू की मदद कर पा रहे हैं, कैसे चाइना और रशिया के बड़े फैसले से ट्रंप की जो है घिघी बन गई है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि शुक्रवार को ईरान से कौन सा बड़ा हमला किया है जिससे तेल अवीव में गाजा जैसे हालात दिखाई देने लगे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बात शुरू करते हैं ईरान की ओर से किए गए शुक्रवार को इजराइल पे ताबड़तोड़ हमले से। इजरायली सेना ने बताया कि ईरान ने इजराइल पे कम से कम 1 दर्जन ऐसी मिसाइलें दागी हैं जिसमें क्लस्टर बम लगे थे। इस अटैक से इजराइल पूरी तरह से दहल गया है और गाजा जैसे हालात इजराइल में भी दिखने लगे हैं। कभी गाजा पे जश्न मनाने वाले लोगों को अब समझ में आ गया है कि जंग और अपनों को खोने का गम क्या होता है। इजराइल मीडिया जहां एक और दावा कर रही है कि इस मिसाइल का मकसद ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को नुकसान पहुंचाना था, तो ईरानी मीडिया इसे अफवाह बता रही है। इस जंग में पहली बार क्लस्टर बम के इस्तेमाल के दावे किए गए हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइल हवा में लगभग 4 मील की ऊंचाई पे फटी और इससे 20 छोटे बम निकले जो लगभग 5 मील के इलाके में गिरे। इसमें से एक छोटा बम अजोर नाम के शहर में एक घर पे गिरा, जिससे थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन किसी की जान नहीं गई। आपको बता दें कि इजराइल का दावा भले से ही आबादी पे बम गिराने का हो, लेकिन ईरानी सेना ने साफ कर दिया है कि वो कहीं आबादी पे क्लस्टर बम नहीं गिरा रही है। आपको बता दें कि क्लस्टर बम बेहद खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि ये बहुत सारे छोटे बम एक साथ बिखेरते हैं और इसमें से कई बम फौरन फटते तो नहीं है, बचे हुए बम खुद खत्म होने के बाद कभी कभी वो फट जाते हैं, जिससे आम लोगों को जान का खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि दुनिया के 111 देशों ने 2008 में एक समझौते पे दस्तखत किए थे जो इन हथियारों पे रोक लगाना है, लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका इस समझौते का हिस्सा नहीं है। इजरायली सेना ने जनता को सतर्क करने के लिए बिना फटे बमों से जुड़े खतरों पे एक चेतावनी जारी की है। एक अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने भी चेतावनी दी है कि ईरान को ये समझना चाहिए कि इस तरह के हथियार ज्यादा सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ईरान का दावा है कि आबादी पे कहीं जानबूझ के बम नहीं गिराया गया है, बल्कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ये अफवाह फैला रहे हैं कि बैलिस्टिक बम का यूज हो रहा है। दावा है कि ईरान के हमलों से इजराइल इतना घबरा गया है कि वो तमाम तरह की अफवाहों को वो बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि एक और जहां क्लस्टर बम की अफवाह को फैला के अमेरिका इजराइल पावर पॉलिटिक्स और परमाणु हथियारों की छुपी साजिश का खेल खेल रहे हैं, तो वहीं इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और उसे रोकने के लिए उसने तेहरान, नतांज और बुशहर जैसे न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए हैं। लेकिन क्या ये सच है या ये इजराइल और उसके बिग बॉस अमेरिका की कोई चाल है? आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार से शुरू हुई इस जंग में अब तक ईरान में 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने इजराइल पे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जिनसे इजराइल के कई शहरों में तबाही मची। इजराइल का कहना है कि उसके 11 लोग मारे गए, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन इस जंग का असली ट्विस्ट अब आया। इजराइल ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया और यहीं से कहानी में रूस की एंट्री होती है। रूस ने साफ साफ चेतावनी दी है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पे हमला अवैध है और ये दुनिया को न्यूक्लियर तबाही की ओर धकेल सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने टेलीग्राम पे लिखा कि इजराइल के हमले न्यूक्लियर साइट्स पे हो रहे हैं जो इंटरनेशनल लॉ को तोड़ते हैं। ये दुनिया को न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफ की ओर ले जा सकता है। रूस का गुस्सा यूं ही नहीं है। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में रूसी कर्मचारी काम करते हैं और रूस ईरान के बीच न्यूक्लियर एनर्जी में पुराना सहयोग है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस इस साझेदारी को हर हाल में जारी रखेगा और इजराइल को इन कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। लेकिन अब इजराइल की हालत देखिए। रूस की इस चेतावनी के बाद इजराइल ने फटाफट प्रेस नोट जारी किए हैं कि उफ, गलती हो गई।
हमने बुशहर पे अटैक का ग्रेस नोट गलती से जारी कर दिया है। अरे भाई, इतना बड़ा न्यूक्लियर प्लांट और तुमसे गलती हो गई। ये तो वही बात हो गई ना कि कोई मिसाइल छोड़ दे और कहे कि सॉरी, गलत बटन दब गया था। आपको बता दें कि इजराइल का डैमेज कंट्रोल था, क्योंकि रूस का गुस्सा और इंटरनेशनल प्रेशर अब उस पे भारी पड़ गया है। नेतन्याहू की हवा निकल चुकी है। बता दें आपको कि रूस ही नहीं, जंग में पावर हाउस चीन की एंट्री हो चुकी है। जी हां, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन से फोन पे बात की है और साफ कहा है कि इजराइल को ईरान पे हमले तुरंत रोकने होंगे। चीनी राष्ट्रपति का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि चीन और रूस दोनों ही ईरान के बड़े साझेदार हैं। रूस ईरान को ड्रोन सप्लाई करता है और चीन मिडिल ईस्ट में ईरान के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करता है। अगर ईरान कमजोर पड़ता है तो रूस और चीन का मिडिल ईस्ट में दबदबा खतरे में पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शी ने पुतिन से कहा कि ये जंग अब सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित नहीं है। अगर ये बढ़ी तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है और तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। चीन और रूस की चिंता का एक और कारण है, अगर ईरान इस जंग में कमजोर पड़ता है तो वो अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक सकता है और ये रूस चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में उसकी सबसे बड़ी ताकत है जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देता है। आपको बता दें कि चीन और रूस ईरान के साथ इसलिए भी आए हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के डायरेक्टर राफेल ग्रासी ने अल जजीरा से बातचीत में साफ कहा कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। ग्रेसी ने बताया है कि इजराइल के हमलों के बाद नत्यांज न्यूक्लियर साइट पे रेडियोलॉजिकल और केमिकल कंटेमिनेशन पाया गया है, लेकिन बाहर का रेडिएशन लेवल सामान्य है। यानी इजराइल का न्यूक्लियर हमले का डर दिखा के ईरान पे बमबारी का कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन हिटलर की रहनुमाई कर रहे बेंजामिन नेतन्याहू को कौन समझाए? बेंजामिन नेतन्याहू बार बार चिल्ला रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। अरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने तो साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी तुम अपनी ठपली, अपना राग और ये ढपली बजाने में इजराइल अकेला नहीं है। इसके पीछे अमेरिका का भी पूरा सपोर्ट अब तक था, लेकिन अमेरिका का बॉस ट्रंप अब इस जंग में पलटी मारते हुए दिख रहे हैं, जिससे इजराइल को जोर का झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी स्टोरी के सबसे बड़े ड्रामेबाज निकले। ट्रंप ने पहले तो इजराइल को फुल सपोर्ट दिया और कहा कि ईरान को सबक सिखाया जाएगा, फिर बोले कि अगले 48 घंटे में सबसे बड़ा धमाका होगा, लेकिन शुक्रवार को अचानक पलटी ही मार दी। ट्रंप ने कहा कि नाटो का सपोर्ट नहीं है, इसलिए इजराइल को ये जंग फिलहाल अकेले लड़नी होगी। अरे भाई, ये बात क्या हुई? पहले तो तुमने नेतन्याहू को हवा दी और अब बीच मझदार में छोड़ के चले गए। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पे लिखा है कि मैं अगले 7 दिन में फैसला लूंगा कि अमेरिका इस जंग में खुले तौर पे शामिल होगा या नहीं। यानी नेतन्याहू की सारी गुहार बेकार। इजराइल अब G7 की मीटिंग में भी अकेला पड़ गया। G7 देशों ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को तो समर्थन किया, लेकिन ट्रंप ने उसके साझा बयान पे साइन करने से मना कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो ट्रंप को ताना भी मारा कि जो देश खुद UN चार्टर पे उल्लंघन करते हो वो शांति का दलाल वो कैसे बन सकते हैं। ऐसे में साफ है कि ट्रंप ने इजराइल को सिर्फ लॉलीपॉप थमाया, बल्कि 48 घंटे का वादा, फिर 7 दिन का अल्टीमेटम, और अब कह रहे हैं कि देखते हैं, शायद हाँ शायद ना। ये तो वही बात हो गई ना कि भाई तू जंग लड़, मैं तमाशा देखता हूं। और इजराइल की हालत अब वैसी हो गई है जैसे कोई बच्चा अपने बड़े भाई से मदद मांग रहा हो, लेकिन बड़ा भाई कहे भाई अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। आपको बता दें कि ईरान कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने साफ कहा कि इस्लामी गणराज्य कभी सरेंडर नहीं करेगा। अल्लाह की मदद से हम यहूदी शासन को फना कर देंगे। ईरान ने इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी, जिसने इजराइल के सरोका हॉस्पिटल जैसे टारगेट्स को नुकसान पहुंचाया। ईरान के गार्डियन काउंसिलिंग ने कहा है कि अमेरिका हमें आत्मसमर्पण करने नहीं देगा। अगर इजराइल और उसके सहयोगी हम पे हमला करते हैं तो हम उनके हितों और सेंटर्स पे करारा जवाब देंगे। और दोस्तों, ईरान अकेला नहीं है, रूस और चीन का समर्थन तो है ही। अब वेनेजुएला और उत्तर कोरिया जैसे देश भी ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या ये जंग न्यूक्लियर तबाही की ओर बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज इस मुद्दे पे आपात बैठक कर रही है, और अगर अमेरिका ने ट्रंप के इशारे पे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया तो मिडिल ईस्ट का क्या होगा। तेल की कीमतें पहले जो बढ़ चुकी हैं, और अगर ये जंग बढ़ी तो ग्लोबल इकोनॉमी भी डगमगा सकती है। ऐसे में साफ है कि इजराइल और ट्रंप की जोड़ी ने बिना सबूत के ईरान को न्यूक्लियर हथियारों का डर दिखा के जंग छेड़ी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने साफ कर दिया है कि ईरान कोई हथियार नहीं बना रहा है। फिर भी नेतन्याहू अपनी जिद पे अड़े हैं और ट्रंप बार बार पलटी मार रहे हैं। अब ये जंग सिर्फ ईरान इजराइल की नहीं, बल्कि ये पावर और वर्चस्व की जंग है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा है।
600 से ज्यादा मौतें, हजारों घायल और लाखों लोग डर के साए में जी रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की साजिशों ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया है, लेकिन रूस, चीन और संयुक्त राष्ट्र की कोशिशें अभी भी इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप सचमुच 7 दिन बाद ईरान के खिलाफ जंग में कूदेंगे या ये सब उनकी पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी सच्ची लगी उसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और देखते रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।